ये था एक संवाद जन कवि और गज़लकार बल्ली सिंह चीमा के साथ में। आइए कार्यक्रम के दूसरे खंड में हम चलते हैं कथाकार किरण सूद के पास और सुनते हैं उनसे उनकी कहानी। किरण सूद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम रचना समय में। धन्यवाद। आज के रचना समय कार्यक्रम में आप हमें अपनी कौन सी कहानी सुनाने जा रही हैं? आज मैं आपके साथ जो कहानी साझा करने जा रही हूँ वो है ग्रीन आई शेडो। जी, तो ये जो कहानी है ग्रीन आई शेडो, इसको लिखने का विचार किस प्रकार से आपके मन में आया, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। एक कथानक मेरे मन में बहुत दिन से घूम रहा था कि जब एक ही पेशे के दो व्यक्ति आपस में शादी के बंधन में बंध जाते हैं तो ईगो का टकराव जब होता है, जब आहत होता है मनुष्य, तो उस समय तो एहसास नहीं होता साथी को, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो कुछ भी घटित हुआ जीवन में उसे हम भूले तो भूले हमेशा के लिए। वो कई बार बार सामने आता है और मनुष्य को आत्मबोध भी जागृत करता है और मनुष्य को अध्यात्म की ओर ले जाने के लिए रास्ता भी वही क्षण खोलता है। जी जी, किरण सूद जी, आपका स्वागत है। आप अपनी कहानी सुनाएं। आज शुचि को देखा मैंने, मानस से उगे यादों के साए नागफनी की तरह अंतस तक पहुंच गए। श्रवण कुमार ने डायरी के पन्ने पलटे और यादों के झरोखे के आगे पर्दा खींचने की नाकाम कोशिश करते हुए खिड़की बंद करने की कोशिश की और फिर अध खुली खिड़की से बाहर झांकते हुए माली को पुकारा, घनश्याम। ऊंची आवाज सुनकर माली भागता हुआ आया। जी साहब। नागफनी के गमले को उठाकर लॉन में रखो। चिल्लाते हुए वो बाहर बरामदे में आ गए। माली ने गमले को उठाया और साहब की ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। माली गमले को नीचे रखने के लिए झुका ही था कि वो फिर चिल्लाए, यहाँ नहीं, वहाँ। माली गोधूली की मध्यम रोशनी में आंख का कोण देख नहीं पाया। चुपचाप बरामदे के सामने दालान की ओर चलने लगा। अरे किधर जा रहे हो? इधर नहीं, उधर। श्रवण कुमार पैर के स्लीपर पटकते हुए गेट की ओर चल दिए। माली सोच रहा था, ऐसे साहब लोगों को सरकार इतने बड़े बंगले क्यों देती है जिन्हें एक बार में ये फैसला करना भी नहीं आता कि नागफनी का गमला इधर रखना है या उधर। श्रवण कुमार माली के अस्तित्व से बेखबर अपनी आत्मा पर नागफनी के बोझ को उठाए गेट से बाहर निकल गए। श्रवण कुमार का दबा स्वर सुनाई दिया, माली, यहाँ रख दें क्या? माली ने हैरानी से साहब के चेहरे को देखा। उसने ऊपर की ओर देखा और नागफनी का गमला खंबे की ओट में रख दिया। श्रवण कुमार कुछ गुनगुनाते हुए गेट की ओर चल दिए। माली ने हैरानी से चारों ओर देखा। दूर दूर तक कहीं कोई नहीं था। गेट के भीतर आकर उसने गेट बंद किया तो श्रवण कुमार ने पूछा, माली, चाय पियोगे क्या? जी, आज साहब चाय पियेंगे इस वक्त और उसे भी पिलाएंगे। गजब गजब। जाओ केटल का स्विच ऑन करो, मैं अभी आता हूँ। माली ने श्रवण कुमार के आदेश का पालन किया। केटल में जग से पानी उंडेला और स्विच ऑन कर दिया। फिर आदतन फ्लास्क को खंगालने के लिए खोला। पीछे से श्रवण कुमार ने आते हुए कहा, अरे यार, आज इस बदबूदार बोतल में नहीं, चाय इस चमकदार कांच की केतली में पिएंगे। माली भौचक्क था। श्रवण कुमार ने माली के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जानते हो घनश्याम, तुम्हारी मालकिन को फ्लास्क की चाय से सख्त नफरत थी। जिस दिन वह घर छोड़कर गई उस दिन भी सुबह हमारा इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था कि चाय केतली में नहीं फ्लास्क में पी जाएगी, और उसी शाम दूसरा झगड़ा हुआ था नागफनी के गमले को लेकर। माली सुन रहा था। श्रवण कुमार का भारी भरकम बुत आराम कुर्सी पर भुरभुराकर गिर गया। रॉकिंग करते हुए वो सिर के पीछे हाथ रखकर बैठ गए। गौरव के जन्म के बाद से लेकर
उसका डिग्री में एडमिशन तक, अनगिनत बहसों को झेलते हुए शुचि ने घर छोड़ने का फैसला कितनी छोटी बात पर कर लिया। नागफनी का गमला घर के अंदर नहीं रहेगा, ये उसकी जिद थी। और श्रवण कुमार के ईगो को अपना कद नागफनी से ऊपर रखना था, सो वो भी अड़ गए। नहीं, नागफनी यहीं रहेगी। श्रवण कुमार ने उसकी एक ना सुनी और समझौता करने के लिए एक ना कही। नतीजतन शुचि ऊंची सैंडल की ठक ठक उनके दिमाग में उतारकर चली गई हमेशा के लिए। और श्रवण कुमार ने अपना फैसला सुना दिया, जाओ। आज भी ऐसा ही कुछ हुआ। उनके शाही कमरे में, उनकी ऊंची कुर्सी के सामने उन्होंने एक ना सुनी और वो मिन्नत करती रही, मेरा पक्ष सुन तो लीजिए प्लीज़ एक बार। न जाने कैसे उसी दिन कहा हुआ वह वाक्य आज उसके सामने फिर दोहरा गए, ऊंची कुर्सी से अन्याय करूं तो कोड़ी बनूं। और फिर अकस्मात उन्हें लगा जैसे उनके माथे से खून की धार निकल आई हो। दरअसल उनके माथे का टीका पसीने से फैलकर आंखों के कोर के आगे तक फैल गया था। रुमाल निकालकर पोंछा तो लगा कि रुमाल लाल हो गया है और उंगली काली। वास्तव में ढीली अंगूठी को दुरुस्त करने के लिए बांधा गया काला धागा उनकी छोटी उंगली में उलझ गया था। उन्होंने उस धागे को झटके से तोड़ा और अगली सुनवाई से पहले सुविधा कक्ष की ओर रुख किया। उन्हें उसकी सैंडल की टिक टिक वहाँ भी सुनाई दे रही थी। उन्होंने मुंह धोया और फिर रुमाल से रगड़ रगड़ कर मुंह को साफ किया। वे जानते थे कि रसीद द्विपक्षीय समझौता होता है। ये कहना कि पैसा देकर मैंने अपने पास लिखकर रख लिया कि मैंने पैसा दिया, ये तो घूस की रसीद हुई ना। फिर उन्होंने अपने को सही सिद्ध करने की कोशिश की। आईने में देखकर कहा, आज तो मैंने उस पैसे की वापसी सही रसीद दिलवाकर की है, तो जस्टिस तो हुआ ना, ठीक तो हुआ जो किया, मैं ठीक हूँ। अपने आप को आश्वस्त करते हुए वो फिर बाहर की ओर आए। उन्होंने अपनी श्रवण शक्ति से फिर अपने वाक्य को दोहराते हुए सुना, आप जानती हैं भारत के कानून को? आपने संविधान पढ़ा है क्या? 27 बरस पहले यही वाक्य शुचि से पूछा था उन्होंने, और शुचि ने भारत के संविधान को कंठस्थ कर लिया था मानस की चौपाइयों की तरह। आखिर उन्होंने हाथ जोड़े थे कि लॉ बुक को कॉलेज में रहने दो, यहाँ पार्क में घूमते हुए कुछ और बात कहो। उसी दिन उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा था शुचि के सामने, और शुचि की गुलाबी गालों से उन्हें मौन उत्तर भी मिल गया था। 2 वकीलों का शादी के बंधन में बंध जाना कोई अजूबा तो नहीं था। फिर भी लोगों ने हैरानी से पूछा था, सच में शुचि ने श्रवण कुमार से शादी कर ली? दरअसल श्रवण कुमार अपनी अद्भुत प्रतिभा के साथ साथ अपनी तुनक मिजाजी के लिए भी जाने जाते थे। उनकी जिद तो मानो अंगद का पैर। आखिर वकील हैं वो, उनको बहस मुबहसे में कौन हरा सकता है? न जाने फिर आज अचानक क्या हुआ कि वह अपने फैसले पर दोबारा सोचने पर मजबूर हैं। दरअसल धन का आदान प्रदान बिना रसीद के होना मंदिर की हुंडी के अलावा कहीं स्वीकार्य नहीं है। वे शायद यही कहना चाहती थी कि दस्तावेजों की गिनती करके हिसाब से धन जमा करके रसीद लेना भी आरटीआई कार्यकर्ता का फर्ज है। किंतु उन्होंने तो उसकी एक ना सुनी। न जाने वो ग्रीन आई शैडो वाली महिला क्या कहना चाहती थी, यही या कुछ और। मैं फैसला ना बदलता, लेकिन मैं जानता तो कि वो क्या कहना चाहती थी। सोचते सोचते वो खड़े हो गए, मुट्ठियाँ भींचकर। माली ने कहा, साहब चाय। हाँ, चाय के साथ कुकीज़, यही तो पसंद थी शुचि की। झील में कूदने से पहले उसने पेस्ट्री शॉप में भी यही खाया था, चाय और कुकीज़।
उसके पर्स से निकला था पेस्ट्री शॉप का बिल और ग्रीन आई शेडो। जी किरण जी, बहुत ही अच्छी कहानी थी। आपने इस कहानी के माध्यम से बहुत ही